तो देखिए, जल थल और नभ से अब गाजा पर आखिरी प्रहार होगा। किस तरह से आईडीएफ अब आगे बढ़ रही है आपको बताएंगे। इजराइल और हमास के बीच 20 दिनों से जंग जारी है। इजराइल गाजा में भीषण बमबारी कर रहा है तो हमास की तरफ से भी लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। जंग में हमास के लिए आज का दिन भारी साबित हो सकता है। कैसे? क्योंकि इजराइल ने हमास के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जमीन, समंदर और आकाश तीनों ही जगह से हमले शुरू कर दिए गए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इजरायली लोगों से हथियार उठाने के लिए कह दिया है। यानी जंग अब बेहद निर्णायक मोड़ पर आ गई है। सारी खबरें विश्लेषण के साथ आपको बताएंगे, रणभूमि में युद्ध की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का अब हम रुख करते हैं। बड़ी खबर क्या आ रही है आप देखिए। गाजा में इजराइल का हवाई हमला हुआ। लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की। हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई। कमांड सेंटर, सुरंग, हथियार डिपो पर हमला बोला गया। इजरायली हमले से गाजा में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायली नेवी का भीषण हमला। हमास के ठिकानों पर बमबारी की गई। इजरायली हमले में कई हमास के ठिकाने तबाह हो गए। देखिए आप तस्वीरें। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा से तबाही का एक और वीडियो सामने आया है। यह खान यूनिस का वीडियो है जहां पर भारी तबाही मची। इजरायली हमला जो हुआ इसमें पूरा इलाका तहस नहस हो गया। आप जरा देखिए गाजा में खान यूनिस पर जो ताजा बमबारी हुई इसके बाद का मंजर। और अब आपको युद्ध क्षेत्र से आई दो खौफनाक तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा आप गौर के साथ देखिएगा और भविष्य का अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला। दरअसल इजरायली फोर्स ने आज गाजा की तरफ बढ़ते हुए अपने ग्राउंड फोर्स का वीडियो जारी किया और इसमें साफ तौर पर सैकड़ों की संख्या में टैंक्स गाजा की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कमांड सेंटर से पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही थी। वो तस्वीरें जरा आप देखिए दोनों तरफ। एक तरफ आप देख पा रहे हैं कमांड सेंटर से सब कुछ बहुत ही बारीकी के साथ ऑब्जर्व किया जा रहा था और दूसरी तरफ जो टैंक्स है वो गाजा स्ट्रिप की तरफ आगे बढ़ रहे थे। एक और बड़ी खबर, गाजा में घुसी इजरायली सेना। नॉर्थ गाजा में दाखिल हुए इजरायली टैंक, इजरायली आर्म्ड व्हीकल भी गाजा में दाखिल हुए। गाजा में घुसकर हमास पर बड़ा हमला बोला गया। हमास के ठिकानों तक पहुंचकर यह हमला किया गया। तो ये तस्वीरें सर आप देखिए, ये देखिए फेंसिंग आपको नजर आ रही है और ये इस वक्त रेड मार्क के जरिए, रेड और एरो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो टैंक्स हैं वो गाजा स्ट्रिप के अंदर दाखिल हुए फेंसिंग को तोड़ते हुए। और चलिए ये तस्वीरें बिग वॉल के जरिए हम आपको दिखाते हैं। यहां पर आप जरा गौर करिए, 1 2 3 4 ये तरह से सैकड़ों की संख्या में जो टैंक्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। ये अभी तक कहां पर थे? ये अभी तक जो कंप्लीट गाजा स्ट्रिप है इसके चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में तैनाती थी। बस एक ऑर्डर का इंतजार था। और ये देखिए ये मूवमेंट, अब ये मूवमेंट किस तरफ हो रही है? मूवमेंट हो रही है गाजा स्ट्रिप के अंदर, यानी गाजा के अंदर ये दाखिल हुए हैं। फेंसिंग को तोड़ा गया, जो बाढ़ थी, जो गाजा और इजराइल के बीच की बाढ़ है उसको तोड़ा गया। ये देखिए ये यहां पर आपको नजर आ रहा है। यहां पर इसके बाद किस तरह से ये अंदर दाखिल हो, यानी कि जो ग्राउंड इन्वेजन है, जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो शुरू हो गया आईडीएफ का। तो ग्राउंड ऑपरेशन के बीच आईडीएफ का बड़ा दावा क्या आ रहा है? ये बड़ी खबर आपके सामने। गाजा में पर्याप्त ईंधन मौजूद है, यह आईडीएफ की तरफ से कहा गया। हमास जंग के लिए ईंधन चाहता है, नागरिकों को ईंधन नहीं देता हमास। गाजा को हमास ही ईंधन दे सकता है, यह कहा गया है।
तो जो ईंधन की कमी की बात कही जा रही है, जो हवाला दिया जा रहा है, इस पर इजरायली डिफेंस फोर्स का बयान कि हमास जंग के लिए चाहता है ईंधन लेकिन लोगों को नहीं दे सकता। Governs the Gaza Strip, stores fuel, both diesel fuel and other types of and benzene and other types of fuel. It's all inside the Gaza Strip, and there's enough for many days for hospitals and water pumps to run. Only the priorities are different. Hamas prefers to have all of the fuel for its warfighting capabilities, leaving civilians without it, and then international organizations ask for help, but who are they asking from? Are they asking Hamas, who has access to the fuel and governs the Gaza Strip, or are they blaming Israel or asking Egypt? I think that it's very important that they point their questions and their requests to the ones who can actually help them and actually govern the Gaza Strip, and that is Hamas, not Israel and not Egypt. और देखिए सवाल ये उठता है इन तस्वीरों के साथ ही जो इजरायली डिफेंस फोर्स टैंकों के साथ अंदर दाखिल हो चुकी है, इसके बाद क्या अब जो काउंटडाउन है वो हमास के खात्मे का शुरू हो गया? क्या दफन होगा हमास? ये एक बड़ा सवाल है। तो गाजा पट्टी में इजरायली फोर्स और इजराइल का बड़ा फैसला क्या सामने आया? हमास का वजूद मिटाने की अब तैयारी है। ग्राउंड ऑपरेशन को अमेरिका की मंजूरी मिल चुकी थी पहले, यह हमने आपको बताया था। ईरान की धमकी के बावजूद ये ग्राउंड ऑपरेशन आगे छेड़ा गया। तीन बड़े सवाल यहां पर उठते हुए नजर आ रहे। पहला सवाल, ईरान के खुले जंगी ऐलान के बीच क्या यह मुमकिन है? दूसरा बड़ा सवाल, हमास के खत्म होने तक क्या बाकी देश चुप रहने वाले हैं? और तीसरा बड़ा सवाल, अमेरिका मिडिल ईस्ट को भरोसे में ले पाएगा क्या? ये तमाम जो बड़े सवाल हैं अब आईडीएफ के ग्राउंड इन्वेजन को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, आज इजराइल हमास जंग का 20वां दिन है और इजरायली फोर्स के गाजा में घुसने का वीडियो भी अब सामने आ गया। 20वें दिन आईडीएफ अंदर दाखिल हो गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल कल ही हमास ने कहा था, साफ तौर पर ही कहा था कि हम जमीनी जंग के लिए तैयार है, भले ही थोड़ी देर हो। इन सब के बीच सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर यह भी आई कि इस जंग में क्रिप्टो करेंसी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। उधर हमास की फ्रॉगमैन फोर्स ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो सवाल यही है कि नेतन्याहू ने जो जंग ऐलान किया हुआ है, इसके बाद अब बाकी जो अरब देश है वो क्या करेंगे? जो ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो गया है, क्या इसके बाद ईरान चुप बैठने वाला है? क्योंकि ईरान ने पहले ही धमकी दी थी कि पूरा मिडिल ईस्ट सुलग जाएगा, इस बात की धमकी दी गई थी। और अब आपको बताते हैं कि गाजा युद्ध में कब कब नया मोड़ आया, यह आपके लिए जानना जरूरी है। 7 अक्टूबर की तारीख जब हमास ने पहली बार हमला किया, 7 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई, ये जानना और समझना आपके लिए जरूरी है। गाजा युद्ध और कब कब नया मोड़। 7 अक्टूबर इजराइल पर जमीन आसमान और समंदर से हमला होता है। इसके बाद आती है तारीख 8 अक्टूबर की, इजराइल का ऑपरेशन आयरन ऑफ शॉर्ट्स, जो कि शुरू किया गया हमास के इस हमले के बाद। 9 अक्टूबर की तारीख अब आपके सामने रख रहे। हिजबुल्लाह जंग में कूद गया, गाजा की घेराबंदी कर दी गई, चारों तरफ हजारों की संख्या में जो सैनिक तैनात किए गए। इसके बाद तारीख थी 17 अक्टूबर की, गाजा के अस्पताल पर हमला किया गया। 500 से ज्यादा इस हमले में मौत हुई थी और इसको लेकर यूएन से लेकर अमेरिका सभी ने चिंता जाहिर की थी। 18 अक्टूबर की तारीख, तेल अवीव जो कि आर्थिक राजधानी है इजराइल की, तेल अवीव में जो बाइडेन ने नेतन्याहू से मुलाकात की। इसके बाद 18 अक्टूबर की तारीख, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज इजराइल पहुंचे। 18 अक्टूबर की ही तारीख थी और क्या हुआ? इस्लामिक देशों की बैठक में इजराइल पर प्रतिबंध यानी बैन लगाने की मांग की गई। इसके बाद आगे बढ़ते अगली तारीख 19 अक्टूबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल पहुंचे और कब पहुंचे? जो बाइडेन के जाने के अगले दिन ही पहुंच गए। 21 अक्टूबर की तारीख, काहिरा शांति सम्मेलन में गाजा युद्ध पर चर्चा की गई। जो हमले हो रहे हैं, जो आम लोग मारे जा रहे हैं, इसको लेकर चिंता जाहिर की गई। 24 अक्टूबर की तारीख, एक बार फिर से तेल अवीव में इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे। इमैनुअल मैक्रों ने हमास के खात्मे का प्रस्ताव दिया। 25 अक्टूबर की तारीख, बेरूत में हिजबुल्लाह हमास इस्लामिक जिहाद की बैठक होती है, यानी आगे की रणनीति क्या होगी इजराइल के खिलाफ, इस पर चर्चा की गई। और फिर आती है 26 अक्टूबर की तारीख, इजराइल की वॉर कैबिनेट हुई और इसके बाद आज ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। जो जानकारी सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इजरायली लोगों से बड़ी अपील। नेतन्याहू ने हथियार उठाने के लिए कहा, हमास से जंग के लिए
हथियार उठाने के लिए कहा गया है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि फिलिस्तीन के खिलाफ, हमास के खिलाफ जो जंग चल रही है, भीषण जंग, इसमें आम लोगों को भी साथ आना होगा, उन्हें भी हाथ उठाना होगा। तो हमास के खूंखार लड़ाकों से जुड़ा एक ऑडियो टेप भी सामने आया जिसमें वो इस बात को कबूल करते नजर आ रही कि कैसे उन्होंने बेरहमी से बंधकों को मारा, कैसे कत्ल करने के बाद नाच गाना हुआ, कैसे लाशों के साथ सेल्फी खिंचवाई गई। लेकिन आप जानते हैं 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने जो हमला किया, उसकी प्लानिंग बीते 2 सालों से की जा रही थी, वो भी अंडरग्राउंड नेटवर्क के जरिए। आखिर क्या था हमास का खूनी होमवर्क? आप देखें पाताल लोक से साजिश की गुप्त रिपोर्ट। 5 दशक बाद 7 अक्टूबर को इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ। इजराइल के सुरक्षा कवच डिफेंस सिस्टम को तोड़कर हमास के लड़ाके इजराइल में घुसे और बड़ी ही बेरहमी से लोगों को मौत के घाट उतारा। महिलाओं, मासूम बच्चों को बंधक बनाया और इसका सबूत हमास की तरफ से सामने आया ये ऑडियो मैसेज। انا قاعد بكلمك من جوا بصير افتح الواتس تبع قول له وين شوف كيف القتله شوف كيف قتلك بايدي يابا ابنك قتل يهود هاي دخل مبلسين يابا قاعد بكلمك من جوال يهوديه قتلتها وقتلت جوزها 10 بايدي يابا قتلت 10। हमास के अब तक के सबसे भीषण अटैक के बाद ये सवाल खड़े होने लगे कि आखिर हमास ने इजराइल में इतने बड़े हमले को कैसे अंजाम दिया। कैसे हमास ने इजराइल के चक्रव्यूह को तोड़ा, कैसे हमास की बारूदी साजिश से मौसाद अनजान रहा। तो जानते हैं हमास के हमले से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि हमास बीते 2 साल से इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था। हमास कमांडर के बीच स्पेशल फोन लाइन पर बात होती थी, अंडरग्राउंड फोन लाइन के जरिए कोड वर्ड में बातचीत होती थी। खुफिया टनल्स में ही हमास के लड़ाकों ने हमले की ट्रेनिंग की। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को हमास के अटैक प्लान की भनक ना लगे, हमास कब, कैसे और कहां हमला करेगा ये मोसाद को पता ना चले, इसके लिए हमास ने गाजा पट्टी में मौजूद सुरंगों में कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए, अंडरग्राउंड फोन लाइनें बिछाई ताकि चोरी छिपे बातचीत की जा सके, वो भी कोड वर्ड में। शायद यही वजह है कि इजराइल को हमास की बारूदी साजिश की भनक भी नहीं लगी और 7 अक्टूबर को हमास के सैकड़ों लड़ाकों ने इजराइल में दाखिल होने के साथ ही भीषण नरसंहार शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है वेस्ट बैंक से, जहां पर इजराइल का बड़ा एक्शन देखने को मिला हमास के खिलाफ। वेस्ट बैंक में सेना और फिलिस्तीनियों के बीच आमने सामने की झड़प और फायरिंग हो रही है। तस्वीर आप देखिए, 5 महिला समेत 80 फिलिस्तीनी गिरफ्तार किए गए हैं। टुबास इलाके में इजरायली सेना का बड़ा एक्शन और उसकी तस्वीर आप देखिए। और वहीं तेल अवीव से बड़ी खबर, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर गाजा से हमले का एक नया वीडियो सामने आ रहा है। गाजा से तेल अवीव पर एक बार फिर से रॉकेट हमला किया गया। इसका यह वीडियो देखिए, रॉकेट हमले के बाद तेल अवीव में बड़ा धमाका सुनाई दिया। और एक और बड़ी खबर आ रही है इजरायली जंग पर जो बाइडेन अमेरिकी प्रेसिडेंट का बड़ा बयान सामने आ गया है। भारत यूरोप आर्थिक गलियारा भी हमले की वजह, ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है, ये आर्थिक गलियारा
पूरे मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाला है। मिडिल ईस्ट का जुड़ना भी हमास के हमले की वजह हो सकता है। आपको बता दें कि भारत और यूरोप के बीच एक आर्थिक गलियारा बनना है। इस गलियारे को लेकर दिल्ली में हुए G20 हाल के शिखर सम्मेलन में समझौता हुआ था। भारत, सऊदी अरब, यूएई और इजराइल के रास्ते यूरोप तक गलियारा बनाना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह साफ साफ कहा है कि उन्हें भरोसा है कि हमास ने जिन वजहों से इजराइल पर यह हमला किया उसमें भारत का मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी शामिल है। I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me. I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me. तो अब आपको बिग वॉल के जरिए समझाते हैं कि भारत यूरोप आर्थिक गलियारा कैसे जो मिडिल ईस्ट के नॉन स्टेट एक्टर्स उनके लिए गले की हड्डी परेशानी बनने वाला है और बन रहा, और क्यों आखिरकार जो बाइडेन को यह तक कहना पड़ गया कि इसकी वजह अब आपको बताते हैं कि सिर्फ ये एक वजह हो सकती है, तमाम वजहों में से एक वजह भारत और यूरोप का गलियारा भी। आप जरा यहां पर पहले मैप की तरफ आते हैं, बाद में हम पॉइंटर्स की तरफ रुख करेंगे। ये देखिए, भारत में मुंबई से लेकर समुद्री रास्ते से होते हुए यूएई को कनेक्ट करता हुआ, सऊदी अरब को कनेक्ट करता हुआ, इसके साथ साथ आगे ये बढ़ता हुआ सऊदी अरेबिया से, और फिर ये कहां तक जाएगा, ग्रीस तक ये जा रहा है। यानी यहां भारत से ये शुरू हो रहा है, इसके बाद मिडिल ईस्ट से होता हुआ ये यूरोप तक पहुंच रहा है। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय जो मिडिल ईस्ट के नॉन एक्टर्स हैं उनके लिए बन गया। अब जरा पॉइंटर्स पर नजर डालते हैं। चीन के वन बेल्ट वन रोड को सीधी टक्कर, और आपको पता है कि चीन किस तरह से खड़ा है, हमास के साथ लगातार फिलिस्तीनियों का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक को इससे फायदा होगा। भारत की स्वेज नहर पर निर्भरता कम हो जाएगी इस आर्थिक गलियारे के बनने के बाद। खाड़ी के बड़े देश एकजुट हो जाएंगे। तो ये परेशानी का सबब था, ये चिंता का विषय बना हुआ था। हमास या तमाम जो दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स है, हूती से लेकर तमाम स्टेट एक्टर्स, जो कि कहा जा रहा है कि एक वजह हो सकती है, और खुद जो बाइडेन इस बात को कोट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने दुनिया को दिखाई अपनी एटमी ताकत। रूस ने एटमी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। बैरेंट सागर में कई एटमी मिसाइलों का टेस्ट किया गया। जल थल नभ से परमाणु हमले का अभ्यास किया गया। यार्स TU-95 बम वर्षक मिसाइल का टेस्ट किया गया। आप जरा तस्वीरें देखिए। तो बात रशिया और यूक्रेन के वॉर की भी हम कर रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग के बीच रूस ने महाविनाश की तैयारी कर ली है। बार बार न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की धमकी देने वाले रूस ने एटमी वॉर की एक्सरसाइज की। आइए आपको दिखाते हैं कि इस एटमी टेस्ट में क्या क्या हुआ है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वॉर ग्राफिक्स इस वक्त आपके सामने है, जरा देखिए। महाविनाश का खतरा, और ये जो इस वक्त आपको नजर आ रही है मिसाइल, ये यार्स मिसाइल। और यार्स मिसाइल की अगर बात की जाए, पुतिन की अगुवाई में एटमी तैयारी को लेकर अभ्यास हुआ। कमांड सेंटर से पुतिन ने खुद पूरे ऑपरेशन की निगरानी की। ये यार्स मिसाइल बड़ी तबाही मचा सकती है, अमेरिका तक तबाही मचाने की क्षमता रखती है। यार्स मिसाइल जो कि इस वक्त आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे, एक मिसाइल कई एटम बम ले जाने में सक्षम है, और यही वजह है कि इसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी। यार्स 17.8 मीटर लंबी है और 46 टन वजनी है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धमाका होगा और कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। एक बार में ही यूक्रेन की राजधानी कीव को मिट्टी में मिला सकती है यार्स मिसाइल, जो कि इसकी क्षमता है। और इसी के बाद टेंशन हाई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2014 में पहली बार इसको लॉन्च किया गया था। सिनेवा मिसाइल का जिक्र कर रहे हैं। क्या है रूस के महाविनाश की ये पूरी स्क्रिप्ट, ये आपको दिखा रहे सिनेवा मिसाइल के बारे में। 500 किलोटन वॉरहेड ले जाने में सिनेवा मिसाइल सक्षम है। और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, डेल्टा 4 कैटेगरी की पनडुब्बियों पर इसका बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है। पूर्ण भार के साथ 8300 किलोमीटर की रेंज सिनेवा मिसाइल की बेहद ही ये रूस के लिए कारगर और घातक हथियार है। कम भार के साथ 12000 किलोमीटर की रेंज ये तय कर सकती है। 40 टन वजनी और 15 मीटर लंबी मिसाइल।
और चलिए अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे जल, थल और आकाश से परमाणु हमले का अभ्यास करके रूस ने इजराइल जंग के बीच अमेरिका और यूक्रेन को बड़ा संदेश दे दिया है। परमाणु हमले का अभ्यास किया गया, अमेरिका को जो बड़ा संदेश दिया गया, वो तीनों तस्वीरें। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस के एटमी युद्धाभ्यास के बीच एक और बहुत बड़ी खबर है ये। रूस के खेमेल्निस्की परमाणु संयंत्र के पास धमाका हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इस बात का दावा किया है। तो इजराइल के बाद अब अमेरिकी बेस पर भी हमले होने लगे हैं। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट का रुख कर रहे हैं और इसके लिए अमेरिका ईरान को जिम्मेदार लगातार ठहरा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने तैयारियां शुरू कर दी। अगर ईरान हमास और हिजबुल्लाह के अलावा दूसरे संगठनों की मदद करता रहेगा तो अमेरिका पलटवार जरूर करेगा। और जाहिर सी बात है कि आसार मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिका भी निशाने पर आ गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पिछले हफ्ते भर में जो कुछ हुआ है वो अमेरिका के लिए शुभ संकेत नहीं है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान, अरब में भड़केगा महायुद्ध। गाजा के बाद सीरिया वॉर सेंटर, नेतन्याहू का बारूदी पलटवार। एक तरफ इजराइल हमास के खात्मे के लिए गाजा पर बम वर्षा कर रहा है, दूसरी तरफ सीरिया से लगा उसका बॉर्डर धधक उठा है। इजराइल का दावा है कि सीरिया की तरफ से रात के अंधेरे में गोलन हाइट्स के पास मिलिट्री बेस पर रॉकेट दागे गए। इसके जवाब में इजराइल ने भी सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर डाली। सीरिया ने दावा किया है इस हमले में कारफा मिलिट्री बेस पर तैनात 8 सैनिक मारे गए। ये उसी हमले का वीडियो है जिसमें तेज धमाके के बाद मिलिट्री बेस से कई फीट ऊंची आग की लपटें उठती दिख रही है। एक तरफ सीरिया से इजराइल पर हमला किया गया, दूसरी तरफ अरब में मौजूद अमेरिकी बेस निशाने पर हैं। पिछले एक हफ्ते में इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले किए गए। ये हमले ड्रोन और रॉकेट से किए गए। इस हमले के पीछे अमेरिका ने ईरान का हाथ बताया है और ईरान को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया है। The United States does not seek conflict with Iran. We do not want this war to widen. But if Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, make no mistake, we will defend our people. We will defend our security swiftly and decisively. वैसे सीरिया में अमेरिका समर्थित सरकार है, लेकिन जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया है, हमास समर्थित गुट सीरिया और इराक में एक्टिव हो गए हैं। जाहिर है इजराइल का साथ देने पर अमेरिका भी उनके टारगेट पर है। ऐसे में सीरिया, इराक में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त इराक में अमेरिका के 2500 सैनिक और सीरिया में 1000 सैनिक तैनात हैं। मिलिट्री बेस पर अटैक के बाद अमेरिका ये खुलकर कह चुका है कि इसके पीछे ईरान है, जो एक तरफ हमास को मदद पहुंचाकर इजराइल पर हमले करवा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका को अरब में कमजोर करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। इसका सीधा मतलब है अगर अमेरिका पलटवार करता है तो अरब जल उठेगा और जंग सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान में भड़क उठेगी। अमेरिका इसकी तैयारी भी कर चुका है। अगले 72 घंटे में वो अपने बेस पर 10 डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है, जबकि वॉरशिप फारस की खाड़ी में भेजकर ईरान को चुनौती देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।